अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर को डिस्कस करेंगे कि आइगन वैल्यू क्या होती है, आइगन वेक्टर क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आइगन वैल्यू क्या होती है। आपके पास कोई भी अगर मैट्रिक्स हो, उसमें एंट्रीज किस टाइप की होनी चाहिए, उसमें जो एंट्रीज हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर से होनी चाहिए। और वो जो आपके पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में से आपने क्या करना है, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वेक्टर बताने हैं। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि आइगन वैल्यू क्या होती है और आइगन वेक्टर क्या होता है। इफ़ ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ओवर आर, ए इज अ स्केयर मैट्रिक्स ओवर आर का मतलब क्या होता है कि आपके पास ए कोई स्केयर मैट्रिक्स है और इसमें जो एंट्रीज हैं वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स की हैं। देन लैम्डा बिलोंग करना चाहिए आर में से, यानी कि लैम्डा आपके पास कोई भी रियल नंबर हो जो कि आपके पास क्या है, एक आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, यानी कि किसी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है लैम्डा, और लैम्डा क्या है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर्स में से बिलोंग करना चाहिए। लैम्डा बिलोंग कर रहा है आर में से, इज सेट टू बी आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज एन आइगन वेक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स ए, और बी आपके पास क्या होना चाहिए, आइगन वेक्टर होना चाहिए मैट्रिक्स ए का। देन ए बी इक्वल किसके होगा, लैम्डा बी के। यानी कि आप इस रिलेशन को यूज़ करते हुए अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो पीपीएससी के एग्ज़ाम में, आपने उस मैट्रिक्स ए को यूज़ करते हुए आपने आइगन वैल्यू लैम्डा और आइगन वेक्टर बी कैलकुलेट करना होता है। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं। तो अब हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से रिलेटेड के। अगर आपके पास क्या हो, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल एंड ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, देन बी आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर ए आपके पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तो देन ए बी का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो होगा, जिसमें से बी क्या हो, बी इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के। देन अगर बी ज़ीरो होगा तो देन ए बी का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल एंड ए बी इक्वल्स टू बी ए, अगर ए बी इक्वल होना चाहिए बी ए के, और ये इक्वल किसके होगा, आई के, आई यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तभी पॉसिबल है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो बी ए के इक्वल हो जाए। देन बी इज़ कॉल्ड इट्स इनवर्स, यानी कि आपके पास मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है, उन दोनों का आपने इन्वर्स उन दोनों को आपने प्रोडक्ट लिया, तो अगर आइडेंटिटी आ जाए तो देन हम बोलेंगे ए का, मैट्रिक्स ए का जो इन्वर्स है वो क्या है, मैट्रिक्स बी है, यानी कि आपके पास क्या है, बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या है, जैकोबी एडिटिव मेथड एंड गॉस सीडल मेथड। अब इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस वगैरह तो नहीं तैयार करेंगे, हमें जस्ट पता होना चाहिए कि जैकोबी मेथड क्या होता है और गॉस सीडल मेथड क्या होता है। इससे रिलेटेड जो हमारे पास एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगर हम याद रख लेते हैं, और ये रिजल्ट एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि गॉस सीडल मेथड कन्वर्जेस ट्वाइस एज फास्टर एज जैकोबी, कि गॉस सीडल मेथड जो है, अगर गॉस सीडल मेथड का आप फॉर्मूला देखें तो वहाँ से भी आपको क्लियरली पता चल जाता है कि गॉस सीडल मेथड क्या है, वो जल्दी से कन्वर्ज करता है, यानी कि उसकी वो फास्टर है एज़ कम्पेयर टू जैकोबी मेथड, यानी कि जैकोबी मेथड जो है वो उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, स्लो है। ठीक है, क्योंकि इनके फार्मूलाज में भी डिफरेंस है, तो यहाँ पर फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपने क्वेश्चन तो करने नहीं है, पीपीएससी के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, इसलिए आपको यहाँ पर एक रिज़ल्ट पढ़ाया है जैकोबी एंड गॉस सीडल मेथड से रिलेटेड, तो आपने ये रिज़ल्ट बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज़ हैं, क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यूज़ टाइप की हम तैयारी कर रहे हैं, तो एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स को भी। तो हमने रिजल्ट्स तो डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन अब हम जो एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास न्यूमेरिकल टेक्निक्स आर कॉमनली इन्वॉल्व। न्यूमेरिकल टेक्निक्स में आप क्या यूज़ करते हो, आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हो, रिडक्शन यूज़ करते हो, एडिटिव मेथड यूज़ करते हो, या डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हो। अब होता क्या है कि जो न्यूमेरिकल टेक्निक्स हैं उसमें कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है, आइडेटिव मेथड। आइडेटिव मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसका जो क्योंकि हमने फाइंड करना होता है अप्रोक्सीमेट रूट। अब अप्रोक्सीमेट रूट में एरर भी होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आइडेटिव मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हमारे पास एरर जो है वो कम से कम आए, ताकि हम नंबर ऑफ आइडेशंस बढ़ाते जाएं तो एरर क्या हो, कम से कम हो। यानी कि इसके सोल्यूशन में देखिए तो आपके पास क्या है, एडिटिव मेथड रिड्यूस द अप्रोक्सीमेशन एरर विच में अक्कर इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में
अप्रोक्सीमेशन एरर होता है उसको रिड्यूस कौन करता है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि एडिटिव मेथड यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेटिव मेथड, इनमें से कौन सा मेथड क्या है, आइडेटिव मेथड है, यानी कि किस मेथड में आप आइडेशंस करते हैं, आप गॉस सीडल मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड में, गॉस जॉर्डन मेथड में, या गॉस एलिमिनेशन मेथड में। अब यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ कि हम क्या करते हैं, गॉस सीडल मेथड में हम क्या करते हैं, आइडेटिव मेथड है, क्योंकि इसमें हम नंबर आइडेशंस करते हैं और हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो जल्दी से, यानी कि आपके पास जो गॉस सीडल मेथड है ये जल्दी से कन्वर्ज कर जाता है एज़ कम्पेयर टू जैकोबी मेथड। अब जो गॉस जॉर्डन मेथड है ये आपने बीएससी में देखा होगा, बीएससी की जो बुक है एसएम यूसुफ वाली उसमें, और गॉस एलिमिनेशन मेथड भी आपने देखा हुआ है, और इसी तरह से फैक्टराइजेशन मेथड भी। तो ये आपके पास तीनों मेथड आइडेटिव मेथड नहीं होते। आइडेटिव मेथड क्या होता है, गॉस सीडल मेथड होता है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी कि आपने डिटर्मिनेंट भी याद मतलब तैयार करने हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल है, मैट्रिक्स ही है, इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे जैसे कि आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मैट्रिसेस भी होते हैं जिन पे आप डिटर्मिनेंट्स के ट्रिक्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं कि आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स ए का, ठीक है। तो यानी कि शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने डिटर्मिनेंट्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और यहाँ पर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है, -54 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पर मैं आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना नहीं बता रही, आपने खुद कैलकुलेट करना है, और डिटर्मिनेंट्स की प्रैक्टिस के लिए आप बीएससी की जो एसएम यूसुफ का बुक है उसका चैप्टर 3, 4 अच्छे से कर लें तो आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, मैट्रिक्स विच डज नॉट हैव एन इन्वर्स, इनमें से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स नहीं है। अब देखिए, इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है, यानी कि कोई मैट्रिक्स ए है मैं कहती हूँ, उसका आपने इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमने वो मैट्रिक्स बताना है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं मतलब जिसका इन्वर्स नहीं हम फाइंड कर सकते, ठीक है। मैट्रिक्स विच डज नॉट हैव इन्वर्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स ना हो। अब आप यहाँ पे देखें ऑप्शन नंबर बी में देखें तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना हो, ठीक है। अब ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, इट मीन्स कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। आप जॉइंट निकालेंगे ओवर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कुछ भी, मैं कहती हूँ 1 आ रहा है, ठीक है, 0 तो नहीं है ना, 1 है, तो इट मीन्स कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से लीनियर मैट्रिक्स का भी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब रहेगी सिंगुलर मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी रीज़न क्या है कि सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इक्वल्स टू 0 होता है। जब यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे तो यानी कि आपके पास इन्वर्स नहीं निकलेगा उस मैट्रिक्स का, तो यानी कि हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए का जो है इन्वर्स नहीं है। यानी कि जो आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ए क्या बनती है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, क्राइमर रूल फेल फॉर, क्राइमर रूल कब फेल करता है। सबसे पहले आप क्राइमर रूल देखें, क्राइमर रूल क्या होता है। क्राइमर रूल में मैं कहती हूँ कि समथिंग कोई भी फॉर्म हो ओवर डिटर्मिनेंट, ठीक है, मैं कहती हूँ मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, अगर क्राइमर रूल में किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो क्राइमर रूल क्या होता है, फेल हो जाता है, यानी कि अनडिफाइन हो जाता है, आप क्राइमर रूल लगा ही नहीं सकते। तो यानी कि क्राइमर रूल कब फेल करता है, जब आपके पास किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो, इक्वल टू 0 हो जाए। बाकी आप क्राइमर रूल की जो डिटेल है आप 9th क्लास की बुक से देख सकते हैं, उसके अलावा वैसे भी आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, आपको ईजीली मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, ये वाला जो एमसीक्यूज़ है ना ये पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। आई थिंक 2 बार रिपीट हो चुका है, 2 बार डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है। अब ये एमसीक्यूज़ क्या है, अब मैट्रिक्स बी एंड डैश विल हैव द सेम डिटर्मिनेंट, आपके पास एक मैट्रिक्स होना चाहिए, मैट्रिक्स बी एंड डैश विल हैव द सेम, आपके पास एक मैट्रिक्स बी है और उसके बी इस मैट्रिक्स के यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट दोनों के आंसर क्या होते हैं, सेम होते हैं।
यानी कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स बी है, आप उसका क्या करें, ट्रांसपोज लें और उसका मैट्रिक्स बी का और मैट्रिक्स बी के ट्रांसपोज का आप डिटर्मिनेंट लें, तो उन दोनों के डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो हमने ऐसा यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करनी है जिसमें पूरी की पूरी बात लिखी हो। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या थी, इन्वर्स, तो मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स बी का इन्वर्स, उन दोनों के जो आप डिटर्मिनेंट लें तो उन दोनों के डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल नहीं आता, सेम नहीं आता, यानी कि ये तो क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट वाला भी क्रॉस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज वाला हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, यानी कि एमसीक्यूज में हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है और ये एमसीक्यूज़ भी पीपीएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, बल्कि पीपीएससी के नहीं, स्पेसिफाई नहीं है, बट ये पब्लिक सर्विस कमीशन, डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो उनके एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। अब हमारे पास एमसीक्यूज़ क्या है, फॉर अब मैट्रिक्स ए हैविंग डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है जो कि क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है और जिसका डिटर्मिनेंट क्या है, ज़ीरो है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो देन हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ए इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट क्या हो, ज़ीरो हो जाए और ऊपर कोई भी टर्म पड़ी हो तो आपके पास अनडिफाइन हो जाता है, यानी कि अगर मैट्रिक्स ए है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उस मैट्रिक्स ए का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, गॉस सीडल मेथड इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, गॉस सीडल मेथड किस मेथड से मिलता जुलता है। ये हमने चीज़ें वैसे पढ़ी हैं, हमें जस्ट फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं नई चीज़ तो नहीं है, नई चीज़ नहीं होती, बात क्या होती है कि आपने जस्ट फोकस करना होता है, आपने अच्छे से तैयारी करनी होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए गॉस सीडल मेथड किस से सिमिलरिटीज़ रखता है, किसके साथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, एडिशन मेथड से, न्यूटन रॉफ्सन मेथड से, रेगुलर फैक्टर्स मेथड से या जैकोबी मेथड से। तो आपको पता है कि गॉस सीडल मेथड और जैकोबी मेथड ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस ये है कि गॉस सीडल मेथड का थोड़ा सा फॉर्मूला में डिफरेंस है, जिसकी वजह से गॉस सीडल मेथड क्या होता है, जल्दी से कन्वर्ज कर लेता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू जैकोबी मेथड। तो यानी कि जो गॉस सीडल मेथड किसके साथ सिमिलरिटीज़ रखता है, जैकोबी मेथड के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है।